मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट में स्वागत है। कल हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में डायग्राम्स, अब कल आपने थ्योरी से पढ़ा था, आज मैं उसके डायग्राम्स आपको समझाऊंगी, ठीक है। देखो, याद है या नहीं है बताओ तुम लोग। क्यों प्रियांशी, याद करके आई हो? अभी पूछेंगे, रुक जाओ। देखो जल्दी से, डबल फर्टिलाइजेशन बताया था ना, क्या होता है, किसे कहते हैं? दो बार होने, हाँ, दो बार निषेचन होने को, मतलब इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप बताएंगे दो बार होने वाले निषेचन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं या दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है। और एक हम ये भी ले सकते हैं कि उसमें मैंने बताया था तुम्हें कि दो नर युग्मक, ठीक है, दो नर युग्मक भाग लेते हैं दोहरा निषेचन क्रिया में। तो दोहरा निषेचन कब कहलाएगा? जब सेकंड वाला, ठीक है, जो सेकंड वाला नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक है जो किससे जाके मिलता है? द्वितीय केंद्रक से। ये त्रिसंलयन के नाम से भी आता है क्वेश्चन। अब देखो इधर, जो सेकंड वाला नर युग्मक है और जब द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है तो ऐसे संलयन को क्या कहते हैं बताओ? त्रिसंलयन। हाँ, ऐसे संलयन को क्या कहेंगे? त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान दो जल्दी से, ये क्या कहलाएगा? त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन। और इसके बाद क्या बनता है बताओ जल्दी से? द्वितीय नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक। युग्मनज कहाँ आ जाएगा अभी? क्या बनेगा? भ्रूणपोष बनेगा, एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का निर्माण होता है जो कि त्रिगुणित होता है, ठीक है। भ्रूणपोष का निर्माण होगा जो कि कैसा होगा? त्रिगुणित होगा। भ्रूणपोष नहीं, यहाँ पे भ्रूणकोश करो। क्या होगा यहाँ पे? भ्रूणकोश, ठीक है। अब इसे, यही भ्रूणकोश जो त्रिगुणित भ्रूणकोश तैयार होगा, ये क्या करेगा? भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, तो वही कन्वर्ट किस में हो जाएगा? भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब आज डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे देखो, ये जो मैंने बताया, इस प्रकार के निषेचन को लिख सकते हो द्विनिषेचन कहते हैं, या हंस लो बेटा, हंसने के दिन है, हंसो हंसो, अभी हंसो खूब। अब क्या कहलाएगा? देखो, युग्मक संलयन हुआ था ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। और उसके बाद क्या हुआ था? ठीक है। और ये क्या कहलाता है बताओ? इस प्रकार के निषेचन में युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन होता है, ये क्या कहलाएगा? दोहरा निषेचन कहलाएगा। लाइन नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गई दोहरे निषेचन की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम डायग्राम बना लेते हैं, जो पहले बनाया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो, पहले क्या बनाएंगे बताओ? इसके बाद पिजान बहुत याद रखते तुम लोग, ऊपर के लिए जाएंगे ना, नीचे के लिए नहीं जाएंगे। वर्तिकाग्र बनेगा, ठीक है। अब क्या बनेगा? ये तो अंडाशय है, ठीक है। क्या बनेगा इसके अंदर? हाँ, ये बन गया बीजांड, ठीक है। अब क्या बनेगा? भ्रूणकोश की संरचना।
इस प्रकार से देखो इधर जल्दी, जब कल पढ़ाया था तो बताया था कि भ्रूण कोश के, एक बात बताओ मुझे, मैंने ये बताया था कि यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। ये बीजांड के किस भाग पर बनती हैं? ये बीजांड का कौन सा भाग है? भ्रूण कोश का, सॉरी बीजांड का नहीं है, भ्रूण कोश। हाँ, किसका भाग है? ऊपरी नहीं, ऊपर क्या होता है? निभाग। प्रतिमुखी कोशिकाओं का विकास या निर्माण बीजांड के निभाग सिरे पर होता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर ये कौन सा है? बीजांड द्वार, जहाँ पे अंड कोशिका और सहायक कोशिका उपस्थित होती हैं, ठीक है। देखो इधर 7 कोशिकाओं ने भाग लिया है भ्रूण कोश के निर्माण में, 3 ये 6 हो गए, और एक सेल ये है ये, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे बताओ? केंद्रकीय कोशिका, केंद्रकीय कोशिका, ये केंद्रकीय कोशिका कहलाती है। समझ में आ गया? ठीक है। और यहाँ पर 2 क्या होते हैं ये बताओ? पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक। अब यहीं पर युग्मक संलयन होगा, ठीक है। पहले युग्मक संलयन होगा तब वो निषेचन कहलाएगा, और जब नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से संलयन होगा तो क्या कहलाएगा? दोहरा निषेचन कहलाएगा। अब इससे पहले यहाँ पर आप परागकण की संरचना को समझिए। ये अंडाशय भाग है, चलो नाम बताते जाओ जल्दी से। ये अंडाशय है, ये क्या है? बीजांड। और ये कौन सा भाग है? भ्रूण कोश। ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये निभाग समझाने के लिए बताया है, ठीक है। ये कोशिकाएं निभाग के सिरे पर, निभाग के सिरे पर कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। नेहा बताओ। नेहा नहीं आई? अच्छा छोड़ो, प्रियाप्ति बताओ। बीजांड द्वार सिरे पर कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? कौन सी है ये? अंड कोशिका। अभी इसमें बताऊंगी कैसे होगा। देखो ये जो इसके आसपास है, ठीक है, ये कौन सी कहलाएंगी? सहायक कोशिकाएं। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़े। ये बताया था कि युग्मक संलयन जब होता है तो उसमें 2 केंद्रक भाग लेते हैं। कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 2। त्रिसंलयन में 3, और दोनों को जोड़ते हैं तो मिलाकर 5 केंद्रक भाग लेते हैं दोहरे निषेचन में। समझ में आ गई बात? ठीक है। दोहरे निषेचन की खोज बताई थी मैंने, बताओ अंजू। दोहरे निषेचन की खोज, हाँ, सर्गेई नमास्टीन ने कौन से पौधों में की थी? 1898 में पौधों में, आवृतबीजी के पौधों में। सबसे पहले आवृतबीजी के पौधों में की थी। पौधों के नाम क्या थे? लिलियम फ्रिटिलारिया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो संरचना है, कब की है? दोहरा निषेचन हो रहा है तब की है, ठीक है। अब इससे पहले यहाँ पर बताया था कि परागकण, यहाँ पर क्या होगा? परागकणों का अंकुरण होगा। और यहाँ पर आते कैसे? किसके माध्यम से आते? परागण के माध्यम से, ठीक है। और परागण की क्रिया होने पर कीट के माध्यम से, या हवा जल, ये पढ़े थे ना आपने, इनके माध्यम से आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेना, दोहरे निषेचन से पहले परागकणों का अंकुरण। दोहरे निषेचन की क्रिया तभी होगी संभव, उस दिन में बताया था मैंने, कि जब परागकणों में क्या होगा? अंकुरण होगा, ठीक है। समझ आ रही है कैसे होगी? अभी जब मैं नर पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट,
तो उसमें परागकण, एक परागकण जो है अपरिपक्व परागकण, वो किस प्रकार से परिपक्व बनता है वो बताएंगे उसमें। तो अभी समझ लो, ये है परागकण की संरचना, ठीक है। और इसके ये बाहर एक आवरण तैयार होता है, जैसे बीजांड में था, ये कहलाता है बाह्यचोल, ठीक है। अंदर वाला क्या कहलाता है, अंतःचोल। और क्या होता है इसके अंदर, केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक के साथ साथ क्या होता है इसमें, कोशिका द्रव्य। ये कौन से परागकण की संरचना है, अपरिपक्व की, ठीक है, यानी इमैच्योर पॉलिन ग्रेन है ये परागकण। ऐसा होता है इमैच्योर, जब इमैच्योर होता है परागकण तो इसकी संरचना इस प्रकार होती है। अब इस प्रकार के परागकण में दोहरा निषेचन कैसे हो सकता है वही समझेंगे अब। सबसे पहले यहाँ तक इसको आने से पहले यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, यानी इसको परिपक्व परागकण में परिवर्तित होना पड़ेगा। कैसे होता है देखिए, ये जो इसका बाह्यचोल है, ठीक है, ये बना होता है स्पोरोपोलिन का, पोलिनिन का, ठीक है। स्पोरोपोलिन का एक आवरण तैयार होता है इसके बाहर, जो किसी भी प्रकार के अम्ल को, क्षार को, एंजाइम को एंटर नहीं करने देता है, यानी कि केंद्रक तक नहीं पहुंचने देता है, जिससे केंद्रक क्या हो, नष्ट ना हो जाए या उसको कोई भी हानि ना पहुंचे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केंद्रक का विभाजन हो जाएगा। ये केंद्रक जब विभाजित होगा तो कुछ इस प्रकार से संरचना तैयार हो जाएगी परागकण की। ठीक है, अब देखिए यही केंद्रक, ये जो यहाँ पे केंद्रक है, इसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक। इस प्रकार की संरचना कब बनेगी, जब परागकण में केंद्रक विभाजन होगा, ठीक है। केंद्रक विभाजन होने के बाद में यही केंद्रक पराग नलिका में प्रवेश कर जाएगा और यहाँ पे दो नरयुग्मकों का निर्माण करेगा। और ये दो नरयुग्मक क्या कहलाएंगे, हाँ, दो अचल नरयुग्मक कहलाएंगे, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक प्रियांशी, ध्यान नहीं दे रही आज तुम, क्या लिख के आओगी, अगर आ गया तो क्या लिख के आओगी। मैं क्यों समझा रही हूँ पता है, इसमें मैं क्यों टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं चाहती हूँ हर बच्चा पढ़े इसको, जिससे आप क्या हो, इसको तैयार कर लोगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये आएगा लॉन्ग में 5 नंबर में, और लॉन्ग में नहीं आया तो त्रिसल लाइन 1-2 नंबर में आएगा ही, इसलिए इसको ध्यान दे लो। देखो यहाँ पे दो अचल नरयुग्मक हो गए। अब ये जो यहाँ पर देख रहे हो, ये जो नली बनी है इसका नाम है पराग नलिका। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो इसमें से एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा, ये दो नरयुग्मक यहाँ बनेंगे, ठीक है, ऊपर की ओर। डस्टर देना सर, ये देखो ध्यान नहीं रहा, ये यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे पराग नलिका में, इनका निर्माण यहाँ पे होगा पराग नलिका में, समझ गए। यानी केंद्रक विभाजित होने पर पराग नलिका में दो अचल नरयुग्मक केंद्रक का निर्माण होता है, ठीक है। दो अचल नरयुग्मक, सॉरी, दो अचल नरयुग्मक का निर्माण होगा और पराग नलिका के नीचे की ओर यहाँ पे ये कायिक केंद्रक कहलाएगा, या इसे कहते हैं नलिका केंद्रक। अब यही नलिका केंद्रक, ठीक है, यही नलिका केंद्रक परागकण को मदद करेगा परागण की क्रिया में, जिसके माध्यम से ये पराग नलिका के माध्यम से कहाँ प्रवेश करेगा,
बीजांड द्वार के ठीक है, बीजांड द्वार के जरिए भ्रूण कोश में एंटर करेगा इस तरीके से। और यहाँ पे ये 2 मेल गैमीट पराग नलिका के माध्यम से आ जाएंगे भ्रूण कोश में। ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पे 2 नर युग्मक। और ये भाग के नाम बताओ, चलो ये क्या बताया था? और ये क्या है? वर्तिका। हाँ, ये क्या है? पराग नलिका। वर्तिका के, ठीक है, वर्तिका से होती पराग बीजांड में प्रवेश करती है। हाँ, बीजांड द्वार के माध्यम से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, जिसके इस पराग नलिका की मदद से ही जो 2 अचल नर युग्मक हैं वो कहाँ तक पहुँच पाते हैं? भ्रूण कोश तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये वाला जो केंद्रक है, कायिक केंद्रक, ये कहाँ चला जाता है? हाँ, जब ये 2 अचल नर युग्मक भ्रूण कोश में आते हैं तो ये अचल, कौन सा वाला? नलिका केंद्रक, ठीक है, वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और यहाँ पर वर्तिकाग्र पर, ठीक है, ये परागकण किसके माध्यम से अंकुरित होता है? यहाँ पर एक अम्ल पाया जाता है। वर्तिकाग्र पर एक ऐसा अम्ल पाया जाता है जिसके जरिए परागकणों का क्या होता है? अंकुरण। क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि परागकणों का अंकुरण कौन से भाग पर होता है, तो वर्तिकाग्र पर होता है। ठीक है, यानी स्टिग्मा पर होता है। लेकिन एक अम्ल इसमें पाया जाता है जिसका नाम है मैलिक, मैलिक अम्ल, या कह सकते हैं शर्करा। ये नोट कर लेना। हंसी क्यों आ रही है प्रियांशी? अभी ध्यान मत दो तुम, ठीक है, पढ़ो नहीं, पढ़ना गलत है। ठीक है, लिख लो इसे। मैलिक अम्ल होता है शर्करा, जिसे हम शर्करा भी कहते हैं। इसी के ये जो पराग कण है वो इसको क्या करता है? अवशोषित करता है। और अवशोषित होने पर क्या हो जाता है? ये फूल जाते हैं, फूल करके अंकुरित हो जाते हैं। और अंकुरित होने के बाद यहाँ पर ये क्या बनाते हैं? एक पराग नलिका बनाते हैं, जो कि एक, इसमें से एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित होता है और दूसरा नर युग्मक किससे होता है? द्वितीयक केंद्रक से, जिसके माध्यम से भ्रूण कोश का निर्माण हो पाता है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, ये दोहरे निषेचन से पहले परागकणों का अंकुरण है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोहरे निषेचन से पहले भ्रूण कोश की संरचना। दोहरे निषेचन से पहले भ्रूण कोश की संरचना। अगर आपसे पूछा जाए कि इस परागकण में जो केंद्रक है, बेटा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अति में आ जाएंगे, देख लेना जाके अपनी कॉपी या मास्टरमाइंड जिससे भी पढ़ती हो, होंगे क्वेश्चंस, बता रही हूँ मैं, ध्यान दे लो, वरना अनसॉल्व खोल लेना। ये क्वेश्चन एक एक इस चैप्टर के जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ तुम्हें अभी, ये अनसॉल्व खोल के देखो घर जाके, उसमें एक एक क्वेश्चन मिलेगा। समझ गए? अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पे जो केंद्रक है, ठीक है, इसका क्या हुआ था? यहाँ पर केंद्रक विभाजन हुआ था, तो ये बताइए विभाजन कौन सा था? क्यों भाई, कायिक विभाजन कब होता है? ठीक है, यहाँ पे एक जनन केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जनन केंद्रक या जनन कोशिका कह सकते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। जब केंद्रक बराबर में कोई भी कोशिका या कोई भी केंद्रक समान बराबर भागों में बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाता है? समसूत्री केंद्रक कहलाता है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ था, जिसके माध्यम से केंद्रक क्या हुआ? तो समान बराबर भागों में बढ़ गया था। और इस पराग नलिका में नीचे की ओर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये जनन केंद्रक है जो वो पराग नलिका के ऊपर की ओर 2 अचल नर युग्मक में परिवर्तित हुआ था
और ये जो केंद्रक है, ठीक है, ये कहाँ हो गया था, कायिक नलिका केंद्रक में पराग नलिका के नीचे की ओर, ठीक है। अब हम करते हैं भ्रूणकोश की बात। देखो भ्रूणकोश की संरचना बीजान पढ़ा था ना, भ्रूणकोश की संरचना बताई थी। ये जो आप देख रहे हो अंदर की क्या बनी है, भ्रूणकोश की संरचना। लेकिन इस निषेचन से पहले क्या संरचना थी भ्रूणकोश की, वो बतानी है आपको, ठीक है। देखिए याद हो जाएगा डायग्राम यहीं पर, भ्रूणकोश का डायग्राम आएगा ना तो आंख बंद करके बना दोगे तुम लोग, क्योंकि इतनी बार मैंने बताया बना के आपको। हाँ नाम भी याद होगा अब तो। ये क्या है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, और ये क्या है, सहायक नहीं केंद्रकीय, नहीं नहीं वो तो है, ये जो इसके आसपास इसके बाहर की जो सेल दिख रहे हो ये भी एक सेल है, ठीक है, केंद्रकीय कोशिका। और ये हो गई सहायक कोशिका। अंडजनन कोशिका के आसपास ही तो होती है सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये वाली है, ये कौन सी है, अंड कोशिका, या फिर इसे एग सेल कहेंगे। और यहाँ पर ये क्या बन गया, दो ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है। आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है इसलिए क्योंकि इसके भ्रूणकोश में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ठीक है। यानी इसमें 2 बार निषेचन इसीलिए हो पाता है क्योंकि इसके भ्रूणकोश में कितने केंद्रक होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक। यानी इसका जो ध्रुवीय केंद्रक है वो द्वितीयक केंद्रक होता है, ठीक है। इसे हम द्वितीयक केंद्रक भी कहेंगे। यहाँ तक समझ आ गया, ये बताओ पहले, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, पक्का बढ़े आगे, चलो। अब देखो ये भ्रूणकोश की संरचना है दोहरे निषेचन से पहले, यानी कि ये जो संरचना आपको दिख रही है कब की है, अभी निषेचन यहाँ पर पूरा हुआ नहीं है, ठीक है, केवल क्या है, निषेचन की जर्नी चल रही है। अब देखो यहाँ पे जब भ्रूणकोश की संरचना मतलब दोहरा निषेचन हो जाएगा तो ये दोनों, ये ऊपर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं दिख रही हैं आपको ये वाली, ये क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। परिवर्तन लिखवाया था मैंने, पुष्प लिखवाया था भ्रूणकोश में परिवर्तन, कि निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होता है, तो यही होगा कि प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी, सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ और ये जो अंडजनन कोशिका है ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, युग्मनज में, ये द्विगुणित युग्मनज में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पर क्या बन जाता है, एक प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, ठीक है, बताया था। और प्राथमिक उसके बाहर, इस केंद्रक के बाहर क्या होगा, प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका निर्मित हो जाती है, जिससे भ्रूणकोश का क्या होता है, निर्माण, उसके माध्यम से निर्माण होता है। और भ्रूणकोश क्या करता है, भ्रूण को पोषण देता है, ठीक है। तो ये बना लो पहले, बना ली। अब देखो अब बताएंगे निषेचन के बाद की। अभी आपने दोहरे निषेचन की, ठीक है, निषेचन से होने से पहले की संरचना देखी थी भ्रूणकोश की। अब हम बनाएंगे इसके बाद की संरचना। तो ये थर्ड आप हेडिंग डाल लो, दोहरे निषेचन के बाद की संरचना, ठीक है। बाद की संरचना में क्या क्या परिवर्तन होंगे वो देखेंगे। बहुत ज्यादा गीला कर दिया।
देखो जल्दी से, दोहरे निषेचन के बाद की संरचना में जो यहाँ पे अंडकोशिका है, ठीक है, ये किस में परिवर्तित होगी? युग्मनज में। ये क्या बन जाएगी? इसका परिवर्तन युग्मनज में बन जाएगा, जो कि क्या होता है? द्विगुणित होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ध्रुवीय केंद्रक है, इसके बाहर एक भ्रूणकोश, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में लिखते हैं पीसी, प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगी? ये आगे वाली उसमें स्कूल आने दो पहले। देखो इधर जल्दी से, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अच्छा बता, तुम लोगों को मुझसे डर लगता है? नहीं लगता है ना? कैसे लगता है कि मैम मारेंगी इसका? नहीं, इसका नहीं लगता होगा। क्यों? पता है मैम नहीं मारेंगी बड़े बच्चों को। सर की बात अलग है, नहीं मारने का मन तो मेरा। देखो ये इसके पास में क्या है? ये सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये क्या हो जाती हैं? डीजनरेटेड हो जाती हैं, डीजनरेटेड सिनर्गेट्स, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण हो जाता है, जो कि त्रिगुणित होता है। और यहाँ पे जो अभी आपने बनाया था भ्रूणपोष निषेचन से पहले की में, तो उसमें क्या था उसकी संरचना में कि यहाँ पर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती हैं। तो आप इसमें एक नोट लिख लीजिए कि दोहरे निषेचन के बाद, ठीक है, नोट में लिखना दोहरे निषेचन के बाद। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोहरे निषेचन के बाद क्या होता है बताओ? प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये इसका हो गया पहला पॉइंट, पहला नोट। सेकंड पॉइंट क्या होगा? इस निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। सहायक कोशिकाएं भी क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाती हैं। समझ में आ रहा लिखा हुआ? ये बताओ। ठीक, और क्या हुआ इसमें? और क्या परिवर्तन हुआ है बताओ? और क्या परिवर्तन हुआ है? अंड कोशिका नष्ट कहाँ हो रही भाई? उसे ही नष्ट कर दोगी तुम, युग्मनज में बदलती है ये, ठीक है। इसको नष्ट नहीं करना है। अंड कोशिका युग्म क्या लिखोगे? जाइगोट में बदल जाती है या फिर युग्मनज में, हाँ, परिवर्तित हो जाती है। और क्या होता है? जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है ये क्या करती है बताओ जल्दी से? पीसी, पीसी क्या करती है? पीसी पैन का निर्माण करती है, ऐसे लिख देना, पैन का निर्माण करती है। याद रहेगा पीसी और पैन, ठीक है। और ये पैन क्या करता है? जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। पोषण प्रदान करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कोशिका है एक बीच में क्या थी बताओ? इसका नाम बताया था अभी, क्या था ये? केंद्रकीय कोशिका। ये नष्ट नहीं होती, ये अपने ही रूप में रहती है, ठीक है। ये आपके दोहरे निषेचन के बाद की संरचना, यानी भ्रूणपोष का निर्माण इस तरह से होता है।
जो बाद में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और भ्रूण किस में परिवर्तित होता है? भ्रूण का परिवर्तन किस में होता है? बता जल्दी से। हाँ, किस में होता है? अरे भ्रूण पोष का परिवर्तन किस में होता है? भ्रूण का परिवर्तन किस में होता है? बीज में। भाई भ्रूण पोष तो किस लिए निर्मित हुआ है? भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए। और भ्रूण का विकास होने के बाद वो किस में बदलता है? बीज में। ठीक है, तो इसका महत्व अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो दोहरे निषेचन का महत्व देखो। महत्व तो अब समझ आ गया होगा ऐसे पढ़ के। क्या कर रहा है ये बताओ, महत्व क्या है? पहला तो यही है कि भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस क्रिया के माध्यम से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और किसका निर्माण होता है? भ्रूण पोष विकसित होता है। और इनमें दोहरा निषेचन होने वाले पौधों में, ठीक है, जो क्या होती है, जनन क्षमता अधिक पाई जाती है। ये किस लिए होती है? जनन की क्रिया के माध्यम से अपनी प्रजाति को बढ़ाना। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें जनन क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार के निषेचन वाले पौधों में जनन क्षमता अधिक होती है। याद रहेगा दोहरा निषेचन, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और समझ लो, लास्ट है। यहाँ पर मैंने बोला था कि जो पराग नलिका है यानी जो पॉलिन ट्यूब है, इसमें क्या होते हैं, दो नरमुखों का निर्माण होता है। और ये दोनों नरिमुख, ये बताया भी था शायद आपको, बताया था या नहीं बताओ? मेल गैमीट्स, यहाँ पर दोनों मेल गैमीट, पहला वाला क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। युग्मनज तो बाद में बनेगा, पहले क्या होगा, निषेचन होगा। अंडकोशिका से युग्मक संलयन होगा। ऐसी क्रिया को हम युग्मक संलयन या सिनगैमी कहते हैं। इसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा मेल गैमीट द्वितीयक केंद्रक से संलयित होता है, संलयित होकर त्रिगुणित भ्रूण पोष का निर्माण करता है। और इस प्रकार के संलयन को क्या कहते हैं, त्रिसंलयन। ठीक है, यानी युग्मक संलयन और त्रिसंलयन मिल करके दोहरा निषेचन की क्रिया को पूरा करते हैं। और ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जिसके माध्यम से क्या होगा, भ्रूण विकसित होकर बीज में परिवर्तित हो जाता है। इतना क्लियर है? समझ में आ गई होगी आज की क्लास? आ गई समझ में? तो ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं पर एंड करती हूँ, फिर कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है।